हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में, यानी उन ऑफेंसेस के बारे में जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता से संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं 303 से लेके 334 तक। तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, इनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो में इनको समझेंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं चोरी और एक्सटॉर्शन के बारे में। चोरी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो 303 से लेके 307 तक दिए गए हैं और एक्सटॉर्शन जो है वो 308 सेक्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें और भी सारे ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे लूट और डकैती, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, चुराई हुई संपत्ति के बारे में भी प्रोविज़न दिए गए हैं, छल चीटिंग के बारे में दिए गए हैं और कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति का व्ययन। और इसके बाद आता है आपका रिश्ती, मिसचीफ का अपराध और लास्ट में आता है आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये आपकी चैप्टर नंबर 17 के अंदर ही कवर होती है और ये सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता में संपत्ति से संबंधित अपराधों में सबसे पहला जो अपराध दिया गया है वो है चोरी यानी थेफ्ट। चोरी का जो अपराध है वो सेक्शन नंबर 303 में दिया गया है। सबसे पहला ऑफेंस है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। जब हम पूरी लिस्ट देखते हैं तो चोरी का जो अपराध है इसमें सेक्शन 303 हमें पढ़ना है। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भी चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। यानी जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें से ये सारे असेंशियल्स या ये सारे आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो किसी दूसरे के कब्जे से किसी चीज़ को उसकी सहमति के बिना, वो चीज़ कैसी है, चल संपत्ति है यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके बाद बेईमानी से लेने की उस व्यक्ति की इंटेंशन है और वो उसको हटा रहा है। तो सबसे पहले जब चोरी का ऑफेंस कमिट होता है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही चीज़ होती है कि उस पर किसी चीज़ का किसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए जिसको आपने हटाया है। दूसरा, वो चीज़ जो आपने दूसरे के कब्जे से ली है वो उस व्यक्ति की सहमति के बिना आपने ली हो। अगर कंसेंट है तो चोरी नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट आपने ले लिया, दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना ले लिया, तो चोरी का एक आवश्यक तत्व यहाँ पे फुलफिल हो गया। थर्ड, वो चीज़ चल संपत्ति होनी चाहिए। चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो आप चोरी का विषय नहीं बना सकते ना। जैसे किसी का घर है, किसी की ज़मीन है, तो ये कैसी चीज़ें होती है, इमूवेबल चीज़ होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह पे दूसरी जगह पे इजीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन चल संपत्ति का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। जैसे किसी का पेन है, आपने उठा लिया दूसरे की सहमति के बिना, दूसरे की कंसेंट के बिना, तो क्या हुआ, चोरी हो गई। चल संपत्ति कोई भी ऐसी चीज़, स्कूटर है, बाइक है या कोई भी ऐसी चीज़, किसी की कार है ना, किसी ने चोरी कर ली, तो वो ऐसी चीज़ जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं चल संपत्ति। इसीलिए जब हम ये ऑफेंस पढ़ते हैं तो इसमें हमें मेनली फोकस करना पड़ता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। फोर्थ है बेईमानी से लेने का आशय। अच्छा, इंटेंशन भी देखी जाती है चोरी का ऑफेंस में। जो इंटेंशन है वो बेईमानी की होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और सही है और आपका बेईमानी करने का कोई इंटेंशन नहीं है तो चोरी के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद हटाना मतलब उसे उस जगह से ले जाना। जैसे कोई चीज़ पड़ी है, आपने उठा लिया, अब आपको पता है कि ये किसकी है, अब आपका मन था कि मैं इसे उठा के अपने पास रख लूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा, तो बेईमानी से लेने के आशय के साथ साथ आपने उस चीज़ को उसकी जगह से हटा लिया, तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तो वो चोरी के अपराध के अंदर आएंगी। सेक्शन 303 यही बात करता है। बहुत ही मतलब छोटा सेक्शन है वैसे तो जब हम पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जिससे सेक्शन बड़ा हो जाता है और सेक्शन की सारी चीज़ों को क्लियर करता है। हालांकि कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ दृष्टांत भी दिए गए हैं जिससे हमें ये सेक्शन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की। सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्लेनेशन 1 की, जो किसी भूबद्ध चीज़ की बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि जब तक कोई वस्तु, जब तक कोई चीज़ भूबद्ध रहती है, भूबद्ध मतलब ज़मीन में सटी रहती है, वो चल संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती। अभी मैंने बताया ना कि चोरी के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए, जिसको आप हटा सको। लेकिन जैसे ही वो भूमि से अलग की जाती है, वो चोरी का विषय होने के योग्य हो जाती है। अब सिंपली ये सेक्शन क्या बता रहा था, हमें चोरी के बारे में बता रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेड़ है, भूबद्ध चीज़ में आप पेड़ ले लो, कोई ट्री है, पेड़ है, जब तक ज़मीन में लगा होता है उसको आप चुरा नहीं सकते ना। लेकिन जैसे ही आपने उसको काट कर ज़मीन से अलग किया, उसे चुरा सकते हो इजीली, वो तो मूवेबल चीज़ हो गया, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो और वो चोरी का विषय हो गया। तो काटते ही पेड़ को चुराया जा सकता है क्योंकि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे आप हटा सकते हो उसकी जगह से। तो ये एक्सप्लेनेशन भी यही बात कर रहा है कि जब तक कोई चीज़ अर्थ के साथ अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ से अलग हुई, पृथ्वी से, ज़मीन से अलग हुई, वो चोरी का विषय बन जाती है। समझ आया? नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये बात कर रहा है हटाने की। एक्सप्लेनेशन 2 जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो कहता है कि हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया हो जिससे पृथक्करण किया गया है वो चोरी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को उसकी जगह से आपने हटा दिया, बट आपकी इंटेंशन बेईमानी की होनी चाहिए, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, तभी वो चोरी माना जाएगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 किसकी बात कर रहा है? किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाने की, है ना। हटाओगे तो वो चीज़ अगर बेईमानी से हटाई, आपकी इंटेंशन बेईमानी की थी, तो वो चोरी का विषय बन जाएगी। थर्ड, बाधा को हटाना। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, ये कहा जाता है जब वो उस बाधा को, उस रुकावट, उस अड़चन को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब वो उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, उससे अलग करता है, और जब वो वास्तव में उसे हटाता है। क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन? ये कह रहा है किसी रुकावट को हटाने के बारे में, यानी कि कोई भी वो बाधा, कोई भी वो रुकावट जो उस चीज़ को रोके हुए है, जो व्यक्ति चुराना चाहता है, यानी जिस प्रॉपर्टी, जिस चीज़ को चोरी करना है, उसे रोकने वाली जो भी अड़चने हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसे हटाना, फिर चीज़ को उससे हटाना, जैसे ही उसने उससे अलग किया वो चोरी का विषय बन गई। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, साधन द्वारा जीव जंतु हटाना। ये कह रहा है वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाता है, उस जीव जंतु को जब वो हटाता है तो ये कहा जाता है कि वो हर एक ऐसी चीज़ को हटाता है जो इस तरह उत्पन्न की गई गति के कारण उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। अब इसका देखो एग्जाम्पल सुनो। जैसे ए जो है वो बी के बैलों को चुराना चाहता है, जो बैलगाड़ी में लगे हुए हैं। अब ए क्या करता है, उन बैलों को चुराने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाँकने लगता है और उन बैलों को क्या देता है, घास का लालच देता है। अब घास के लालच में बैल जो है वो उसी डायरेक्शन में जाने लगे जिस डायरेक्शन में ए चाहता था कि वो चलने लगे। तो यहाँ पे ए ने जैसे ही बी के बैलों को उसके कब्जे से दूर ले गया तो ये माना जाएगा कि ए ने उन बैलों की चोरी की है। और अगर एनिमल मूव हुआ, जैसे जैसे एनिमल मूव होता चला गया, साथ ही वो चीज़ भी उसके साथ मूव हो जाएगी जिससे वो अटैच है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो चोरी मान लिया जाएगा, कि चोरी किया गया है उस चीज़ को। ठीक। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, सहमति स्पष्ट या विवक्षित। अब ये जो है ये कंसेंट की बात करता है। ये कहता है कि इस सेक्शन में जो भी कंसेंट दी जाती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब जब लिखकर या बोलकर करते हैं, और इम्प्लाइड मतलब जब आप किसी के कंडक्ट से उस चीज़ का पता लगा लेते हो। तो वो या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है वो कंसेंट, जिसका उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है, या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा दी जा सकती है वो कंसेंट जिसे ऐसी कंसेंट देने की अथॉरिटी दी गई है। तो 2 तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एक तो कंसेंट के बारे में बताया गया है कि वो 2 तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, और दूसरा वो कंसेंट देने वाले व्यक्ति भी 2 ही हो सकते हैं, या तो जिसका प्रॉपर्टी पे कब्जा हो या फिर जिसको ऑथराइज़ किया गया हो कंसेंट देने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है हर एक्सप्लेनेशन में। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये तो अभी जो हमने सारा कुछ पढ़ा ये सब हमारा सबसेक्शन 1 के अंदर था, यानी उपधारा 1 इस चीज़ की बात कर रही थी। सबसेक्शन 2 में दी गई है इसकी पनिशमेंट। बट पनिशमेंट को पढ़ने से पहले मैं हूँ ना आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो इसी के बेयर एक्ट में एक दृष्टांत दिया गया है। जैसे वाई की सहमति के बिना वाई के कब्जे से एक पेड़ बेईमानी से लेने के आशय से वाई की ज़मीन पर ही जो लगा हुआ था उस पेड़ को ए काट देता है।
क्या करता है, ए उस पेड़ को काट देता है। यहाँ जैसे ही ए ने इस तरह लेने के लिए उस पेड़ को अलग किया, उसने चोरी की है। अब ये जो मैंने पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया, ये आपका कौन से एक्सप्लेनेशन में फिट बैठेगा, अगर आपको पता हो तो ये आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में फिट बैठता है। ये जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं बेयर एक्ट से, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है। जब तक वो पेड़ ज़मीन पर लगा हुआ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे ही उसको अलग किया वो मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आ गया और अब आप इजीली उसको मूव कर सकते हो। तो इस एक्सप्लेनेशन में भी जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बात हुई है वही बात हो रही है सेम इस एग्जाम्पल में। ठीक, तो ये चीज़ें समझ आई। अब बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। देखो जब हम पनिशमेंट पढ़ते हैं चोरी की तो वो इसी में दी गई है, इसी सेक्शन में है ना। 303 चल रहा है अभी आपका, अभी हम आगे नहीं बढ़े। तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है और काफ़ी सारे जब आप देखोगे ना तो इसमें दृष्टांत भी बहुत सारे दिए गए हैं बेयर एक्ट में। तो हमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जब हम देखेंगे तो वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं इसकी पनिशमेंट की बात करूँ तो पनिशमेंट दिया गया है सबसेक्शन 2 में। पनिशमेंट के बारे में कहा गया है कि जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर वो पहली बार पकड़ा गया, ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोबारा चोरी के अपराध में दंडित होता है, दोबारा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि उसकी होती है, तो उसे मिलेगा कठिन कारावास जो 1 साल का होगा और मैक्सिमम 5 साल तक का भी हो सकता है ना। मिनिमम कितना, 1 साल का, और मैक्सिमम कितना, 5 साल का, और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और पनिशमेंट्स भी दी गई हैं, जैसे जहाँ प्रॉपर्टी का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, मतलब 5,000 रुपये तक की प्रॉपर्टी को अगर कोई व्यक्ति चुराता है और वो पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो देखो उसकी सज़ा देखो कितनी है। तो यहाँ पे चोरी की गई प्रॉपर्टी के वापस करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अच्छा, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस, मैंने बताई भी थी कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है जो व्यक्ति एक्यूज़ होता है, जो अपराधी होता है, उससे कुछ ऐसा काम कराया जाता है जो समाज की भलाई के लिए होता है। उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, उसे कोई पारिश्रमिक वगैरह नहीं मिलता। तो कम्युनिटी सर्विस एक नई पनिशमेंट ऐड की गई है बीएनएस में, ये पहले आईपीसी में नहीं थी। तो अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से कम तक के मूल्य की प्रॉपर्टी को चोरी करता है और वो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसके लिए उसको उस चोरी की गई प्रॉपर्टी को वापस करने पर, जब वो उस प्रॉपर्टी को वापस करेगा जो उसने चुराई थी, तो उसको कम्युनिटी सर्विस से पनिश किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस बार इसका सबसेक्शन 2 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहले ये वाला प्रोविज़न नहीं था जब हम आईपीसी में पढ़ते थे, है ना। अब इस वाले सेक्शन में इस चीज़ को ऐड कर दिया गया, तो ये नया ऐड हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। मेन एसेंशियल्स आपको पता होने चाहिए। मेन एसेंशियल है ना, क्या क्या थे मेन एसेंशियल, कि बेईमानी का आशय होना चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, कंसेंट के बिना ली गई हो, और साथ ही उसको एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ को हटाया हो। ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। केस लॉ देखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। रामा वर्सेस राज्य 1956 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी के लिए भी दंडित किया जा सकता है अगर वो वस्तु को दूसरे के कब्जे में बेईमानी पूर्वक ले लेता है। आपकी चीज़ थी, आपकी चीज़ किसी दूसरे के कब्जे में थी, बट आपने क्या किया, बेईमानी से उसके कब्जे से ले लिया। तो भले ही वो चीज़ आपकी थी लेकिन आप फिर भी चोरी के दोषी ठहराए जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर कब्जा उस टाइम पे किसी और का था। ठीक, एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मान लो आपने घड़ी किसी को ठीक करने के लिए दी। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि आप पहले मुझे पैसे दो तब मैं आपको आपकी घड़ी दूंगा। आपने क्या किया, पैसे तो दिए नहीं, आप ज़बरदस्ती उसकी दुकान से उसकी कंसेंट के बिना उठा लाए। तो चीज़ आपकी थी बट आपने उसकी कंसेंट के बिना ली। उस टाइम उस दुकानदार का कब्जा था उस चीज़ पर, उस घड़ी पर। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप चोरी के दोषी हो सकते हो। तो ये इस टाइप का जो बात है वो कोर्ट ने इस केस में कही है। नेक्स्ट आता है प्यारेलाल भार्गव, स्टेट ऑफ राजस्थान, 1963। जो एक्यूज था इस मामले में एक सरकारी कार्यालय में कर्मचारी था, मतलब सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसने क्या किया, अपने ऑफिस से एक फाइल उठाई और एक बाहरी व्यक्ति को दे दी, इस शर्त के साथ दी कि वो कुछ दिन के बाद उसको लौटा दे। अब यहाँ पे एक्यूज को चोरी का दोषी ठहराया क्योंकि उसने कंसेंट के बिना उस फाइल को उठाकर किसी बाहरी व्यक्ति को दिया था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर केस लॉ भी बहुत सिंपल है और सेक्शन 303 चोरी की बात कर रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 304 एकदम नया ऐड किया गया है बीएनएस में, पहले आईपीसी में नहीं होता था। नाम है झपटमारी यानी स्नैचिंग। स्नैचिंग की बात कर रहा है। पहले सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन कहता है कि चोरी झपटमारी बन जाती है, यानी चोरी जो है वो झपटमारी है अगर चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक
किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। तो ये जो स्नैचिंग है ये चोरी का ही एक रूप है, मतलब चोरी का ही दूसरा रूप होता है स्नैचिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले इंडियन पिनल कोड में नहीं होता था ये सेक्शन, ये था ही नहीं आपका स्नैचिंग वाला, बीएनएस में नया ऐड किया गया है। चोरी का एक तरीका होता है। एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो ए सड़क पे जा रही एक महिला बी के गले से एक नेकलेस है झपट्टा मार के छीन लेता है। अब उसने जैसे ही झपट्टा मारा, हाथ खींचा, हाथ मारकर खींचा वो हार, वो उसके हाथ में आ गया, किसके? ए के। तो उसने कौन सा अपराध किया? इन्हें झपटमारी की है, स्नैचिंग का अपराध किया है। या जैसे किसी के गले से चेन खींच लेना, है ना, झपट्टा मारना, इस तरीके से, है ना। जैसे बहुत सारा ऐसा आप देखते हो, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं कि किसी के गले से चेन खींच ली, चेन तोड़ ली, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी स्नैचिंग के अंदर आ जाएंगी। ये चोरी का ही एक दूसरा रूप होता है। वहाँ भी, यहाँ पे भी क्या होता है, बिना कंसेंट के आपने ली, दूसरे के कब्जे से उस चीज़ को लिया, बेईमानी से लेने का आपका आशय था, और चीज़ भी कैसी थी? मूवेबल प्रॉपर्टी थी। चेन वगैरह है, नेकलेस है, तो वो सब क्या है? मूवेबल चीज़ है, मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी दूसरे की, आपने ले लिया। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अपराधी होता है वो अचानक से लेता है ना, अचानक से किसी के गले से कोई चीज़ छीन लेना, और जल्दी से लेता है, शीघ्रता से लेता है, और बलपूर्वक फोर्स का यूज़ किया। किसी के गले से चेन खींचने में फोर्स का यूज़ होता है, तो फोर्स का यूज़ करके दूसरे का कब्जा भी होता है, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, उसका अभिग्रहण करना, मतलब उसे अपने कब्जे में ले लेना या छीन लेना या प्राप्त कर लेना, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके जब हम पनिशमेंट देखते हैं तो पनिशमेंट भी दी गई है सबसेक्शन 2 में। पनिशमेंट कहता है कि जो कोई झपटमारी करता है वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो 3 साल का होगा, और जुर्माने से दंडित होगा। तो अगर कोई व्यक्ति स्नैचिंग का ऑफेंस करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल की और जुर्माना। ठीक है, सिंपल। सेक्शन नंबर 305 क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है निवास घर या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। अब अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर चोरी करता है, किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जैसे कोई शिप वगैरह है, कोई ट्रेन है, यातायात का साधन है, या पूजा स्थल है ना, उपासना वगैरह की जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, तो कोई भी ऐसी जगह है, अगर कोई ऐसी जगह में चोरी वगैरह करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, वो ये सेक्शन हमें बताता है। ठीक, सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी भवन, तंबू या जलियान में चोरी करता है ना, कोई भी घर है, कोई तंबू वगैरह किसी ने लगाया हुआ है, या जलियान वगैरह है, उसमें चोरी कर रहा है, या कोई यातायात के साधन में चोरी करता है, जो माल ले जाने के लिए, ट्रैवलर्स को ले जाने के लिए, यातायात के लिए यूज़ होता है, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, या यातायात के साधन में से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है। तीसरी चीज़ क्या बात कर रही है? किसी चीज़, कोई भी शिप है, शिप में अब कुछ सामान रखा हुआ है, कार्गो का सामान रखा हुआ, कुछ और चीज़ रखी हुई है और किसी ने उस चीज़ को चुरा लिया, है ना, ऐसा कोई करता है। या पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी, मंदिर वगैरह है, उसमें कोई मूर्ति रखी हुई है या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको किसी ने चुरा लिया, या सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी की चोरी करता है। तो अगर कोई इस तरीके से इसमें से किसी भी चीज़ में कोई चोरी करता है तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। यहाँ पे आप देख सकते हो पनिशमेंट थोड़ा ज़्यादा दिया गया है ना, क्योंकि थोड़ा सीरियस नेचर है, जो थेफ्ट का ऑफेंस है उसका थोड़ा सीरियस नेचर है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसमें थोड़ा कम दंड था, चाहे वो चोरी हो या फिर चाहे आपका स्नैचिंग का ऑफेंस हो, बट यहाँ पे थोड़ा ऑफेंस ज़्यादा है। यहाँ पे 7 साल की सज़ा तय की गई है और जुर्माना भी है। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। ओके, सेक्शन नंबर 306 बात करता है लिपिक सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से चोरी। अब कोई क्लर्क है या कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है, वो अपने मालिक के कब्जे में से ही किसी प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पे बताई गई है। 306 कहता है कि जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, मतलब जिसको अपॉइंट किया हुआ है उसके मालिक ने, उसके जो भी मालिक हैं उन्होंने उसे क्लर्क के तौर पर रखा है या किसी सर्वेंट के तौर पर रखा है, और अपने मालिक नियोक्ता के कब्जे की किसी प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताया गया है 7 साल का और जुर्माना। ठीक, बहुत ही सिंपल सेक्शन है। किसकी बात कर रहा है? किसी लिपिक की या किसी सर्वेंट की जो अपने मालिक के कब्जे से किसी प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं। सेक्शन 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपति या अवरोध करने की तैयारी के बाद चोरी। अब ये सेक्शन बात करता है कि आपने तैयारी करी, मृत्यु, उपति मतलब चोट, या अवरोध, अवरोध मतलब किसी को
रिस्ट्रेंट में रखना, है ना, सदोष अवरोध सदोष परिरोध पढ़ा था ना, तो उस तरीके से। तो अगर कोई इस चीज़ की तैयारी के बाद चोरी करता है तो सेक्शन कहता है जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई प्रॉपर्टी को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, उसे उपति मतलब सिंपल चोट, साधारण चोट, या उसका अवरोध करने की, अवरोध मतलब उसे पकड़ कर रखने की, या मृत्यु का, उपति का या अवरोध का डर करने की तैयारी के बाद चोरी करता है तो वो कठिन कारावास से जो 10 साल का होगा और जुर्माना, इससे दंडित किया जाएगा। ठीक, किसी को चोरी करनी थी और अपनी चोरी को आसान बनाने के लिए वो व्यक्ति सामने वाले को डर दिखा रहा है, इस चीज़ की तैयारी करके चल रहा है कि अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं या तो उसको चोट पहुंचाऊंगा, है ना, कोई अपने साथ ऐसा हथियार वगैरह रख लिया कि इस हथियार से उसको चोट तो लगी जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई तैयारी करके चोरी करने के लिए जाता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट है 10 साल की, वो भी कठिन कारावास है और जुर्माना। नेक्स्ट ऑफेंस आता है हमारा एक्सटॉर्शन का। देखो अभी हमने चोरी के बारे में समझा, चोरी एक अलग तरह का ऑफेंस था और वहाँ पर आप किसी के कब्जे से बेईमानी से लेने की इंटेंशन से, उसकी सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को हटा रहे थे, वो सारी चीज़ें थी ना जब हमने चोरी पढ़ा भी, और वो थेफ्ट का ऑफेंस था, एकदम अलग ऑफेंस था। जब हम एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं तो ये अलग टाइप का ऑफेंस होता है। एक्सटॉर्शन में जब हम देखते हैं यहाँ पे हम किसी से उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए उसे धमका रहे हैं, लेकिन दूर रह के धमका रहे हैं, सामने आके धमका नहीं रहे हैं, दूर रह के। तो ये भी एक ऐसा ऑफेंस है जो आपका प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है और थोड़ा सीरियस टाइप का ऑफेंस होता है। ठीक, और जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है ना, उसे डर में रखा जाता है और डर की वजह से ही वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी से कहता है कि अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए ना तो तुम्हारा मानहानि करने वाला मैं एक आर्टिकल छाप दूंगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने एक्सटॉर्शन किया, क्योंकि बी को डर था कि अगर उसने ए को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरी मानहानि का लेख छापेगा, आर्टिकल निकालेगा, जिससे कि मेरी बदनामी होगी, उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो इस तरीके से आप किसी को डर दिखा रहे हो, है ना, उससे उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए या उससे कोई चीज़ लेने के लिए, बट सामने रहकर नहीं, दूर रहकर। और सामने वाले को आप एक तरीके से थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। तो ये बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। एक्सटॉर्शन का जब हम ऑफेंस पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 308 में दिया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन कहता है, सबसे पहले सब सेक्शन 1 देखेंगे 308 का, जिसमें एक्सटॉर्शन को एक तरीके से डिफाइन ही किया गया है। ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को, यानी खुद उसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में साशे डालता है। क्षति का भय मतलब चोट का डर, है ना, चोट पहुंचाने के डर में जानबूझ के डाल रहा है, और उसके द्वारा भ्रम में डाले गए व्यक्ति को कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित मुद्रांकित कोई भी चीज़। अब देखो 4 चीज़ें हैं, या तो आपको किसी से कोई प्रॉपर्टी चाहिए, या आपको उससे कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी चाहिए, या आपको उससे कोई साइन वाला पेपर चाहिए, कहते हैं ना हस्ताक्षरित या मुद्रांकित, या उस पर कोई स्टैंप वगैरह लगाओ, इस तरीके की चीज़, आप उससे कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और ये सब चीज़ें देने के लिए उस व्यक्ति को क्या करते हो, बेईमानी से देने के लिए उत्प्रेरित करते हो कि वो पर्सन आपको वो चीज़ दे दे। तो आपने कौन सा ऑफेंस किया? चोरी तो है नहीं, साफ साफ आप मुंह से बोल रहे हो, ऐसा तो है नहीं छुप के ले रहे हो उससे कोई चीज़, तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हो गया, उद्यापन का अपराध हो गया। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं सेक्शन को पढ़ने के बाद। ठीक, तो जैसे एक एग्जाम्पल सुनो, इसी का इलस्ट्रेशन है। ए ये धमकी देता है वाई को कि वाई ने अगर उसे पैसा नहीं दिया तो वो वाई के खिलाफ डेफेमेशन का एक आर्टिकल छाप देगा, जो बिल्कुल अभी मैंने सेम आपको बताया, वही सेम इसका इलस्ट्रेशन है। तो अपने को पैसा देने के लिए वो इस तरह वाई को उत्प्रेरित करता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? एक्सटॉर्शन किया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सामने वाले को आप डर दिखा रहे हो, क्षति वर्ड यूज़ हुआ है। अब क्षति में तो भैया किसी भी चीज़ की क्षति आ सकती है ना। जब हम अब बीएनएस में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंजरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें 4 चीज़ें आती थी, प्रॉपर्टी की, मन की यानी कि माइंड, आपकी रेपुटेशन, और एक आती थी बॉडी की।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑफेंस आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रेपुटेशन को भी कोई क्षति करने की धमकी दे सकता है, प्रॉपर्टी की भी धमकी दे सकता है, उसको नुकसान पहुँचाने की। तो ये जो ऑफेंसेस चल रहे हैं ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर किसी को मान लो रेपुटेशन ही ख़राब करने की धमकी देकर उससे पैसा वगैरह मांगता है, उसको थ्रेट देता है, धमकी देता है या धमकाता है, तो वो एक्सटॉर्शन के अंदर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है इसके पनिशमेंट की। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कोई उद्यापन का ऑफेंस करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, ऑफेंस बड़ा है, सीरियस नेचर का है तो सज़ा भी ज़्यादा है, 7 साल की है या जुर्माना या दोनों। तो सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट है और सबसेक्शन 1 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। केस लॉ देखेंगे, RS नायक वर्सेस AR अंतुले और अन्य। केस लॉ इम्पॉर्टेंट होते हैं थोड़े से, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। इस केस में जो एक्यूज़ था उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से कुछ वादा किया था कि अगर वो चंदा देंगे तो वो उनके मामले पर विचार करेंगे, जो मामले उनके सरकार के पास अभी अटके हुए हैं या विचार के लिए पड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में इसको हम एक्सटॉर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इस बात का कोई सबूत ही नहीं था कि सरकारी समितियां जो थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उनके जो भी मैनेजर्स वगैरह थे, उन्हें किसी तरह की धमकी दी गई है या उन्हें चोट पहुंचाने के डर में उन्होंने चंदा दिया था। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इस सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक तो चोट पहुंचाने के डर में डाला जाए सामने वाले को, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और उसे बेईमानी से उत्प्रेरित करना चाहिए कि आपको उससे कोई चीज़ लेनी है, या तो प्रॉपर्टी लेनी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेनी है या कोई सिग्नेचर्ड कोई साइन वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या मुद्रांकित स्टैम्प वगैरह का। तो इस तरीके की अगर कोई बात है तो वो एक्सटॉर्शन माना जाएगा, अदरवाइज इस केस में उसको एक्सटॉर्शन नहीं माना गया था। नेक्स्ट केस है दुलीलुद्दीन शेख 1866, काफ़ी पुराना केस है ये भी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति डरकर उस समय किसी भी तरह की रुकावट नहीं करता जिस टाइम पर उसकी प्रॉपर्टी हटाई जा रही हो, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी ले जाने के लिए देता भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अपराध उद्यापन ना होकर लूट माना जाएगा। अब देखो, जो एक्सटॉर्शन है वो लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोर्ट ने इस तरीके का, अच्छा लूट क्या होती है, लूट तो एक अलग आपका टॉपिक हो गया, इसको भी हम एक अलग उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में, बट फिलहाल जो है वो हम एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब हम किसी ऑफेंस को पढ़ते हैं तो हमें उसके मेन एसेंशियल्स पे फोकस करना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, केस लॉ क्लियर हुआ, एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं, उसके क्या एसेंशियल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 की। अब देखो ये जो सेक्शन है ना, पहले ये सारी चीज़ें आपके आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस में दी हुई होती थी, तो बहुत सारे सेक्शंस होते थे, बट अब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक ही सेक्शन के अंदर है। तो अभी हमने सबसेक्शन 1 और 2 पढ़े। 1 में हमने पढ़ा कि एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं एंड 2 में हमने पढ़ा कि एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो क्या है। बट अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3, जो इन्हीं के सीरियस नेचर के बारे में बताते हैं। उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालना या डालने की कोशिश करना। ये कहता है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति में पहुंचाने के डर में डालता है या डर में डालने की कोशिश करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 साल का होगा या जुर्माना या दोनों। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि किसी व्यक्ति को आप चोट पहुंचाने का डर डाल रहे हो किसी के मन में। आपको उद्यापन करना है, आपने अभी एक्सटॉर्शन किया नहीं है, आप एक्सटॉर्शन करने वाले हो, और उस एक्सटॉर्शन को करने के लिए आपने किसी व्यक्ति को या तो चोट के डर में डाला या उस चोट के डर में डालने की आपने कोशिश की। अगर इस तरीके से किया तो 2 साल की सज़ा है या जुर्माना या दोनों। सबसेक्शन 4 बात करता है एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के डर में डालना या प्रयत्न। ये कह रहा है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति का मतलब होता है ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट, इसके डर में डालता है या डर में डालने की कोशिश करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा और जुर्माने से दंडित होगा। अब आपको एक्सटॉर्शन करना है और उस एक्सटॉर्शन को करने के लिए आपने सामने वाले को या तो मृत्यु का डर दिखाया कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें गंभीर चोट पहुंचाऊंगा। इस तरीके से आपने सामने वाले को डर में डाला है ना, या उसे गंभीर चोट पहुंचाई या पहुंचाने की कोशिश की, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट है 7 साल की और जुर्माना। ठीक, गंभीर चोट का डर दिखाकर आप उसको
उसे धमकी दे रहे हो, उससे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए, तो अगर इस तरीके से करते हो तो वो यहाँ सबसेक्शन 4 के अंदर आएगा। सबसेक्शन 5, किसी व्यक्ति को स्वयं या उसकी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, घोर उपत्ति के डर में डालकर उद्यापन करना। अब आपने यहाँ पे उद्यापन कर दिया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो चुका, ठीक। वहाँ पे अभी एक्सटॉर्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे करने वाले थे, बट अभी सिर्फ डर में डाला था। बट यहाँ पे आपने डर में डाल दिया और डर में डालकर किसी को उसके साथ एक्सटॉर्शन कर दिया, ठीक। ये डिफरेंस है दोनों में, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में। तो आपने जिस पैसे के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए धमकी दी थी, वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई, वो पैसा आपको मिल गया, और आपने इस सेक्शन में उसको गंभीर चोट भी पहुंचाई या उसको मृत्यु का डर आपने दिखाया। तो इस तरीके से अगर किया, वो व्यक्ति क्या करता है, डर में आकर उसने क्या किया, आपने उसको धमकी दी और उसने डर में आकर आपको पैसा दे दिया या डर में आके कोई प्रॉपर्टी आपके नाम लिख दी। इस तरीके से अगर आपने किया तो वो यहाँ पे फिर सज़ा कितनी हो जाएगी, देखो बढ़ जाएगी सज़ा, पनिशमेंट भी ज़्यादा है, 10 साल की है और जुर्माना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ अभी किया नहीं था एक्सटॉर्शन, करने के लिए आप किसी को डर में डाल रहे थे तो सज़ा थोड़ी कम थी, बट यहाँ पे हो चुका। आपने किसी को उसकी मौत का डर दिखाया, उसको गंभीर चोट का डर दिखाया, उसमें डालकर आपने एक्सटॉर्शन किया। आपने कहा कि प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दो, अब उसने प्रॉपर्टी नाम कर दी, किस डर में, क्योंकि आपने उसको गंभीर चोट का डर दिखाया था। तो ये फ़र्क है सबसेक्शन 4 और 5 में। सबसेक्शन 6, उद्यापन करने के लिए किसी के खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास का अभियोग लगाने का डर दिखाना या उसका प्रयत्न करना। सिंपल बात कर रहा है, कह रहा है जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को खुद या उसके खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ ये अभियोग लगाने का डर दिखाता है या डर दिखाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है या उसे करने की कोशिश की है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का डर दिखाता है या इसकी कोशिश करता है तो वो दंडित होगा 10 साल के कारावास से और जुर्माना। सबसेक्शन 6 क्या कहना चाह रहा है, मान लो आप किसी के साथ एक्सटॉर्शन करना चाहते हो, ए जो है वो बी से 50 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि अगर मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा केस चला दूंगा, एक ऐसा केस फाइल कर दूंगा जिसकी सज़ा या तो मृत्यु की है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है वो अपराध। ऐसा ऑफेंस का अभियोग लगाऊंगा, वरना मुझे पैसे दे दो। इस तरह का उसने धमकी दी, उसको डराया, बी को डराया कि 50 लाख रुपए दो, नहीं तो इस तरीके का तुम्हारे पे अभियोग लगाऊंगा, तुम्हारे पे एक तरीके से केस फाइल कर दूंगा, मामला चला दूंगा। अब बी को उसने इस तरीके का अगर डर दिखाया या डर दिखाने की कोशिश भी की, तो एक्सटॉर्शन करने के लिए उसने ऐसा किया या उससे कोई प्रॉपर्टी वो मांग रहा है, चलो 50 लाख रुपए छोड़ो, मान लो प्रॉपर्टी की मांग कर रहा है, तो अगर इस तरीके से करता है ए, तो ए की सज़ा यहाँ पे होगी 10 साल की और जुर्माना, ठीक। सबसेक्शन 7, किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग में लगाने के डर में डालकर कि उसने कोई अपराध किया है या प्रयत्न किया है जो मृत्यु, आजीवन कारावास से या 10 साल के कारावास से दंडनीय है, तब उद्यापन करना। अब देखो यहाँ पे जो मृत्यु का डर दिखाया गया है, यहाँ पे एक तरीके से किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ अभियोग लगाया जा रहा है या जिसे डर में डालकर कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है, प्रयत्न किया है, तो ये भी बिल्कुल वही सेम बात कर रहा है जो भी हमने सबसेक्शन 6 में पढ़ी है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर इस तरीके का भी कोई व्यक्ति वापस से डर दिखा रहा है ना, कि उसने ऐसा अपराध किया है या ऐसे अपराध करने की कोशिश की है जो मृत्यु से, आजीवन कारावास से या 10 साल के कारावास से दंडनीय है, और फिर व्यक्ति यहाँ पर उद्यापन करता है, डर दिखाकर उसने उद्यापन कर लिया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो चुका, तो उसकी सज़ा है 10 साल की और जुर्माना, ठीक। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सबसेक्शन 6 और 7 में, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन है ना, ये सारे सबसेक्शन आपके एक्सटॉर्शन से ही डील करते हैं। मैंने बताया भी कि आईपीसी में इनके लिए सबके लिए अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ था, बट अब ये सारे के सारे 308 में ही कवर हो रहे हैं। तो सबसेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन, सबसेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, एंड सबसेक्शन 3 से लेके 7 तक के जितने भी हमने पढ़े, सारी की सारी उपधाराएं, सारे के सारे सबसेक्शन आपके इसी एक्सटॉर्शन की बात करते हैं। कहीं पे डर दिखाया जा रहा है ना, कहीं पर अभियोग लगाने की धमकी दी जा रही है, तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि आज की वीडियो में हमने
एक तो किस चीज़ को कवर किया, एक तो किया चोरी को जो 303 में था, फिर 304 में हमने किया स्नैचिंग के बारे में, झपटमारी, और 308 में हमने किया एक्सटॉर्शन। 3 तरह के ऑफेंसेस हमने देखे। बाकी के जो सेक्शन थे वो सब इसी के अंदर आते हैं। जैसे 305 से लेके 307 तक वो भी चोरी की बात कर रहे थे। तो बस हमें है ना थोड़े से सेक्शन ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक्स थे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं ये आईपीसी में भी थे और भारतीय न्याय संहिता में भी हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएनएस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।